Hello friends, welcome to my channel Unused Brain and in this session we are continuing with this chapter locomotion and movement। और हमारे आज के सेशन में हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे कि मसल ट्विच, वेव सबमिशन एंड टेटनिक कंडीशन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या कभी आपने सोचा है कि जो आपका बॉडी पोस्चर है, जैसे कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप अपने घर में बैठे हो, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए मेंटेन कैसे रहता है। ठीक है, तो आज बच्चों हम वो ही देखेंगे कैसे हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है साथ में कोऑर्डिनेट करके हमारा पोस्चर मेंटेन करता है। ठीक है, तो इस चीज को आज हम पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहली चीज है मसल ट्विच। ठीक है, मसल ट्विच। तो क्या है ये मसल ट्विच? It is a rapid contraction of a muscle in response to a single nerve stimulus. ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। So, rapid contraction of a muscle in response to a single nerve stimulus. सिंगल नर्व स्टिमुलस। ठीक है, किसी भी मसल सेल का रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो जाना। ठीक है, तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल नर्व स्टिमुलस, एक नर्व स्टिमुलस से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको मसल ट्विच कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं उस इनवॉलेंट्री ट्विचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ये वो इनवॉलेंट्री ट्विचिंग नहीं है जैसे कि आईलेट का ट्विचिंग हो गया। ठीक है, लोग कह रहे मेरी आंख फड़क रही, वो ट्विचिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो ट्विच है ये सिंपली एक रैपिड जर्क मूवमेंट है, रैपिड मूवमेंट है मसल की या मसल की सेल की या मसल की किसी भी पार्ट की, हमारे बॉडी की किसी भी पार्ट की रैपिड मूवमेंट है जो कि हम नोटिस भी नहीं करते, शायद हमें नोटिस भी नहीं होती। और हमारी बॉडी पार्ट में जहां पे ये मसल ट्विच हुआ है वहां पे कोई स्पेसिफिक डिफरेंस भी हमको दिखाई नहीं देगा। राइट, तो ये है एक रैपिड और सिंगल कंट्रैक्शन। तो इसको आइसोलेटेड कंट्रैक्शन में कह सकती हूँ। ठीक है, सो आइसोलेटेड कंट्रैक्शन, एक सेकेंड रुकिए, तो इसको मैं कह सकती हूँ आइसोलेटेड कंट्रैक्शन। यहां लिख देती हूँ आइसोलेटेड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये है आइसोलेटेड कंट्रैक्शन और ये है मसल ट्विच। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं जैसे कि एक ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। अब यहाँ पे मैं क्या रख देती हूँ, टेंशन। अब ये टेंशन क्या है? ये है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन या फिर हाइट ऑफ कंट्रैक्शन भी मैं से कह सकती हूँ। तो ये टेंशन बेसिकली कंट्रैक्शन से जो फोर्स लग रहा है मसल पे, ये वो टेंशन है। यहाँ पे है टाइम। ठीक है, तो टेंशन और टाइम। अब क्या होगा, 3 फेजेस हैं इस मसल ट्विच में और सबसे पहला फेज है बच्चों लेटेंट फेज। ठीक है, लेटेंट फेज क्या है? लेटेंट फेज इज द टाइम गैप बिटवीन गिविंग ऑफ स्टिमुलस, लिख देती हूँ। सो इट इज द टाइम गैप बिटवीन गिविंग ऑफ स्टिमुलस एंड बिगिनिंग ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम गैप है जब स्टिमुलस मिलता है, जब स्टिमुलस मिला और कंट्रैक्शन से पहले वाली जो स्टेज होती है, मतलब अभी कंट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हो लेकिन वो सारी चीजें हो गई हैं। जैसे कि क्या क्या हो गया है कि जो सोडियम है उन लोगों ने एंटर कर लिया भाई साहब। ठीक है, इम्पल्स ने ट्रैवल कर लिया, फिर कैल्शियम आयंस निकल गए, बाइंड कर गए ट्रोपोनिन से जाके, उसके बाद साइट्स खुल गई हैं, वहां तक की जो चीजें हैं वो लेटेंट फेज में आती हैं। तो लेटेंट फेज में यहाँ पे जो इसका कर्व होगा ये कैसा होगा, यहाँ पे इसका जो लाइन होगा वो कुछ ऐसे। ठीक है, अभी क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है तो ये बिल्कुल कैसा है, ये प्लेन है, अभी भी कोई भी टेंशन, कोई कॉन्ट्रैक्शन, कोई फोर्स नहीं शो कर रहा है। ये पहला फेज है, ये लेटेंट फेज है। सेकेंड फेज क्या है? सेकेंड फेज है कॉन्ट्रैक्शन फेज।
ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज से ही पता चल रहा है, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा, राइट, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे दिस मसल शोज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और दैट मसल सेल शोज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उस मसल सेल ने यहाँ कॉन्ट्रैक्शन दिखाया। कैसी चीजें आती हैं यहाँ पे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, पावर स्ट्रोक, ये सारी चीजें होंगी कॉन्ट्रैक्शन फेज में, राइट। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या है, ये साइड्स हैं, ये मायोसिन का हेड है, और अब उसने पावर स्ट्रोक दिया, ठीक है। तो ये वाली क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड द पावर स्ट्रोक, ये आएगा कॉन्ट्रैक्शन फेज में। तो कैसा होगा कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है, काफी ज्यादा फोर्स होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे टाइम के हिसाब से बढ़ गया। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है। तो ये था हमारा लेटेंट फेज, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज। उसके बाद तीसरा फेज क्या होगा एक मसल ट्विच में, वो होगा रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। रिलैक्सेशन फेज में क्या होगा, मसल रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज और शेप, ठीक है। सो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे मसल जो है शोज रिलैक्सेशन, ठीक है, मसल क्या दिखाएगा, रिलैक्सेशन दिखाएगा एंड रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, राइट। जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो उसकी लेंथ है, उस फाइबर की लेंथ है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। रिलैक्सेशन फेज में क्या होगा, वापस से रीगेन कर लेगा अपनी ओरिजिनल लेंथ को, राइट। तो यहाँ पे यहां से शुरू होगा रिलैक्सेशन फेज, और ये होगा रिलैक्सेशन फेज, यहां तक, ठीक है। ये होगा रिलैक्सेशन फेज यहां, ठीक है। तो ये है बच्चों तीसरा फेज, रिलैक्सेशन फेज। आपने ये आप देख ही रहे होंगे मसल ट्विच में लेटेंट फेज। फिर जो इसका ये जो टाइम पीरियड है, अगर मैं इसको देखूं, इसका जो टाइम पीरियड है वो कम है, कॉन्ट्रैक्शन फेज का टाइम पीरियड रिलैक्सेशन फेज से कम है, क्योंकि यहाँ पे मसल ट्विच में रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स। लेकिन जब वो धीरे धीरे रिलैक्स होता है तो वो धीरे 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 अपनी नॉर्मल शेप में आता है। तो इसीलिए टाइम पीरियड रिलैक्सेशन फेज का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ये आप इसका बना लीजिए। अच्छा, इसकी जो टेंशन, एक मसल ट्विच की टेंशन जो है, ये फोर्स है, ये कौन कैसे मेजर होती है। सो टेंशन ऑफ a muscle can be measured by a myogram, ठीक है। मायोग्राम से हम इसका जो इस पे लगने वाला फोर्स, किसी भी मसल फाइबर पे लगने वाला फोर्स और टेंशन हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो टेंशन है, सो आप लिख सकते हो टेंशन ऑफ अ मसल ट्विच, ठीक है। किसी भी मसल ट्विच का टेंशन हम मेजर कर सकते हैं मायोग्राम से, क्लियर है। तो ये था बच्चों मसल ट्विच। मसल ट्विच एक रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, ठीक है। अब एक और चीज इसके बारे में मुझे बतानी है, क्या होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, द टाइम गैप बिटवीन टू मसल ट्विच। दो मसल ट्विच के बीच का जो टाइम गैप होता है, जहां पे मसल कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता, वो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। सो लिख लीजिए, द टाइम गैप between two muscle twitches ठीक है, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, इन विच मसल शो नो रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे जो मसल है वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में, ठीक है। तो ये तो था मसल ट्विच। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वेव समेशन शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्या है ये वेव समेशन, इफ सेकेंड स्टिमुलस इज गिवन एट कॉन्ट्रैक्शन स्टेज,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहले लिख देती हूं। इफ सेकेंड स्टिमुलस is given at contraction stage, then muscles show summation। क्या है ये समेशन और वेव समेशन? ठीक है, ग्राफ से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी मसल ट्विच बताया था, ठीक है, तो मसल ट्विच में सेम था, यहाँ पे भी ये हो गया हमारा टेंशन, ये हो गया हमारा टेंशन इस साइड में, और ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, क्या था? एक मसल ट्विच। ठीक है, यहां से स्टार्ट करें तो ये था एक मसल ट्विच, एक लेटेंट पीरियड, देन एक कंट्रैक्शन पीरियड, और फिर उसके बाद एक रिलैक्सेशन पीरियड। ठीक है, ये था। यहां पे पहला एक्शन पोटेंशियल दिया था हमने, पहला एक्शन पोटेंशियल इस साइड पे दिया, तो उसके बाद एक लेटेंट फेज हुआ, एक कंट्रैक्शन फेज हुआ, और फिर एक रिलैक्सेशन। जैसे ही ये रिलैक्सेशन फेज हो रहा था, इसकी जैसे रिलैक्सेशन फेज हो रहा था, यहाँ पे ही अगर न्यूरॉन, वहां से मोटर न्यूरॉन ने सेकेंड स्टिमुलस दे दिया, तो यहाँ पे अगर दे दिया सेकेंड स्टिमुलस, सेकेंड एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हो गया, सेकेंड स्टिमुलस दे दिया, तो क्या होगा कि रिलैक्सेशन फेज पूरा भी नहीं होगा और दूसरा कंट्रैक्शन फेज शुरू हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा फोर्स होगा, दूसरे कंट्रैक्शन का फोर्स होगा, वो ज्यादा होगा, ज्यादा उसका टेंशन जो है वो ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ये हो गया सेकेंड। तो ये है वेव समेशन। वेव समेशन में अगर हम एक कंट्रैक्शन स्टेज में ऑलरेडी वो कंट्रैक्टेड है और वो आधा ही रिलैक्स है, और उसी स्टेज में हम उसे एक और एक्शन पोटेंशियल यानी कि एक और स्टिमुलस में प्रोवाइड कर दो, तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसा कर्व, और ये होता है वेव समेशन। ठीक है, तो अगर कंट्रैक्शन स्टेज में सेकेंड स्टिमुलस दे दिया जाए तो इसको वेव समेशन कहते हैं। अब क्या होगा, इससे आगे की एक और टर्म पढ़ लेते हैं। तो टेटेनिक कंडीशन क्या होता है? टेटेनिक कंडीशन, so टेटेनिक कंडीशन इफ रैपिड, अब भाई साहब बहुत सारे स्टिमुलस में दे रही हूं, ठीक है, इफ रैपिड एंड कंटिन्यूसली मेनी स्टिमुलस गिवन एट कंट्रैक्शन स्टेज, इसको टेटेनिक कंडीशन कहेंगे। अब रैपिड और कंटिन्यूसली मेनी स्टिमुलस में दे रही हूं, तो यहाँ पे कर्व कैसा होगा अब इसका? ठीक है, ग्राफ कैसा होगा इसका? ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे टेंशन, यहाँ टाइम रख दिया। अब ठीक है, रैपिडली हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, किसकी? स्टिमुलस की। मोटर न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लेटेंट फेज, कंट्रैक्शन फेज, फिर उसके बाद वापस से पहले तो वो वेव समेशन, क्योंकि टेटेनिक कंडीशन में क्या होगा, मोटर न्यूरॉन जैसे ही स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा वैसे ही वेव समेशन भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एक तो वेव समेशन बढ़ेगा, वेव समेशन बढ़ रहा है, दूसरा टेंशन बढ़ेगा, टेंशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जब तक बढ़ेगा जब तक ये पीक पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक ये पीक पे नहीं पहुंच जाता जब तक ये बढ़ेगा, और उसके बाद ये एक लेवल पे आके नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल तक ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है एक मसल ट्विच। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है एक मसल ट्विच, और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे जब ये पीक पे पहुंच चुका है तो ये है टेटेनिक कंडीशन बच्चों। ठीक है, कैसे होती है टेटेनिक कंडीशन? जब कोई भी मोटर न्यूरॉन हाई फ्रिक्वेंसी के स्टिमुलस दिए चले जा रहा है किसी भी मसल फाइबर को, तो हाई फ्रिक्वेंसी के स्टिमुलस दिए जा रहा है, उससे क्या होगा? उससे समेशन होगा, सब्सिक्वेंट समेशन होगा, और क्या होगा, जो टेंशन है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, वो भी बढ़ेगा। एक पीक तक दोनों बढ़ेंगे, और जब वो मैक्सिमम हो जाएंगे उसके बाद वो स्टेबल हो जाएंगे वहीं पे। तो ये होती है टेटेनिक कंडीशन।
दो तरीके की टेटेनिक कंडीशन होती है। ये वाली जो टेटेनिक कंडीशन मैंने बनाई है ये है इनकम्प्लीट टेटेनिक कंडीशन। सो इनकम्प्लीट टेटेनिक कंडीशन। इनकम्प्लीट टेटेनिक कंडीशन में क्या होता है, देयर आर क्विक साइकिल्स ऑफ कंट्रैक्शन विद शॉर्ट रिलैक्सेशन फेज। सो यहां पे क्विक साइकिल ऑफ कंट्रैक्शन विथ शॉर्ट रिलैक्सेशन फेज। रिलैक्सेशन फेज अब दिन के शॉर्ट हो जाएंगे विथ शॉर्ट रिलैक्सेशन फेज। देख सकते हैं आप, ठीक है, जब भी ये जो रिलैक्स कर रहा है रिलैक्सेशन फेज कम होता चला जा रहा है, ठीक है, रिलैक्सेशन फेज सब में कम हो रहा है और कंट्रैक्शन फेज इनका बढ़ रहा है। तो क्विक साइकिल्स ऑफ कंट्रैक्शन विद शॉर्ट रिलैक्सेशन फेज, ये है इनकम्प्लीट टेटेनिक कंडीशन, ठीक है। आप पढ़ते हैं कंप्लीट टेटेनिक कंडीशन, तो इसके लिए एक और बनाते हैं हम ग्राफ। तो कंप्लीट टेटेनिक कंडीशन में अगेन यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टाइम, ठीक है, टेंशन हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, लेटेंट फेज शुरू होगा और फिर उसके बाद कुछ ऐसा कर्व बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये है एक कंप्लीट टेटेनिक कंडीशन। यहां पे क्या होगा बच्चों, रिलैक्सेशन फेज डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि इतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का स्टिमुलस मोटर न्यूरॉन जनरेट करना शुरू कर देगी जिसकी वजह से रिलैक्सेशन फेज टोटली डिसअपियर हो जाएगा। सो रिलैक्सेशन फेज डिसअपियर्स कब होता है, एक बार टेक्निक कंडीशन को देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक और चीज, इसको आप उस टेटनी से रिलेट मत करिएगा क्योंकि वो जो टेटनी है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है, उस बैक्टीरिया के टॉक्सिन से वो टेटनी डिसीज आपको हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टेटनी कंडीशन एक अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे टेटनी कंडीशन में यहाँ पे भी फुल कंट्रैक्शन इतना बढ़ चुका है, अब रिलैक्सेशन फेज पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है और बहुत ज्यादा समेशन है, यहाँ पे सब्सिक्वेंट समेशन चल रहे हैं, ठीक है। कब होती है टेक्निक कंडीशन, कोई भी कंट्रैक्शन को सस्टेन्ड करने के लिए, पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए होती है ये टेक्निक कंडीशन, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे कि अगर आप कोई बहुत हेवी बॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको होल्ड करने के लिए आपको पर्टिकुलर सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, बहुत हाई कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि आपको फिर फोर्स भी चाहिए, ठीक है, फोर्स भी चाहिए और आपको उस पोजीशन पे उसको मेंटेन भी करके रखना है। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा, क्राउचिंग पोजीशन, ठीक है, जब आप क्राउचिंग पोजीशन में हो तो आपको उस पोजीशन में मेंटेन करने के लिए अपने आप को, ठीक है, बहुत सारे सब्सिक्वेंट क्या बोलते हैं हमें, वेव समेशन की जरूरत पड़ती है, वहां पे सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन की वहां पे भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मुझे आपको बताना था कि ये टेक्निक कंडीशन और कैसे एक मसल ट्विच से, ठीक है, कैसे एक मसल ट्विच से और हम जो है वो टेक्निक कंडीशन पे आ जाते हैं और जरूरत से ज्यादा कंट्रैक्शन हम मतलब सस्टेन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये टेक्निक कंडीशन है तो कभी ना कभी रिलैक्सेशन फेज भी आएगा जब हमारी मसल फैटीग करने लगेगी, ठीक है, जब हम थक जाएंगे, मसल फैटीग करने लगेंगी तो हम उस बॉक्स को छोड़ देंगे, ठीक है। एक ही लेवल तक के लिए कंट्रैक्शन मेंटेन रहता है और वो अपनी हाई फोर्स से मेंटेन कर देता है उसे, लेकिन ये चीजें भी बहुत शॉर्ट टाइम तक के लिए ही रहती हैं, मतलब आप उस बॉक्स को बहुत कम टाइम के लिए होल्ड कर पाओगे, लेकिन आप होल्ड कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो कि मोटर यूनिट देती है। डिपेंड करता है कि, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है मोटर यूनिट की, कि डिफरेंट न्यूरॉन एक मतलब एक बंडल को डिफरेंट सार्कोमेयर्स को शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक सिंगल यूनिट कर रही है, तो बहुत सारे मोटर न्यूरॉन अगर सारे सार्कोमेयर को एक टाइम पे शॉर्ट कर देते तो एक रैपिड कंट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, फिर उसको सस्टेन्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम ऑल और नन प्रिंसिपल देखेंगे।